ओके, आज हम जो है वो इन्फ्यूजन्स की बात करेंगे। जैसे हमने पहले ऑलरेडी इसे स्टार्ट भी किया, और इन्फ्यूजन के केस में हमने आज ये देखना है कि फार्माकोकाइनेटिक्स इन्फ्यूजन में किस तरह से इन्वॉल्व है। इसे हमने लास्ट में स्टार्ट किया था कि इन्फ्यूजन जो है वो आपका कंपैरेटिव है आईवी इंजेक्शन, ऑरल और उसके साथ साथ आईवी इन्फ्यूजन। ये तीन चैप्टर्स आपके बिल्कुल पैरेलल हम इसको पढ़ रहे हैं। पहले वाले चैप्टर में हमने आईवी इंजेक्शन की बात की थी, और आईवी इंजेक्शन में हमने कुछ उसकी कैलकुलेशंस और उसके सारे पैरामीटर्स की हमने बात की। अगर आप लोगों को याद हो, हमने इसमें एक सिंपल इस तरह का ग्राफ बनाया, और इसमें हमने ये देखा था कि ये जो लाइन है इसमें हम बहुत सारे पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। उन पैरामीटर्स में हमारे पास जो AUC स्टार्ट में था, ऐसे ही हमने इसमें कहा कि हम इसमें CP भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और साथ जो है वो CP0 है, T½ है, K है, सारे इसमें फैक्टर्स कैलकुलेट किए जा सकते हैं। इसकी इक्वेशन हमने एक बनाई थी, अगर आप लोगों को याद हो, dx/dt = kx। इसको मैंने kx राइट किया था। सेकंड हमने जब इसकी बात की, ये हमारा था ऑरल का कंसेप्ट। इसमें भी हमने पूरा एक चैप्टर कवर किया। इस चैप्टर में हमने ऑरल के साथ साथ इसके साथ इलिमिनेशन के साथ, यानी साथ हमें एब्जॉर्प्शन का भी एक कंसेप्ट मिला, जहां पर हमने kx राइट किया था। इसी इक्वेशन को हमने भी बना दिया, dx/dt kax - kx। ये हमारा दूसरा चैप्टर था। इस चैप्टर में हमने जो है वो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों को सीखा, जिसमें हमारे पास कंसेप्ट फर्दर के ए की तरफ हम गए, के ई की तरफ, इस तरह से Cmax, Tmax। इसमें भी AUC था, इसमें भी T½ लेकिन दो बन गई। T½ एक एलिमिनेशन की और एक एब्जॉर्प्शन की। ऐसे ही K भी दो थे, एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट और एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। जैसे इस फार्मूला में भी Ka एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, Ke एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। तीसरी टर्म जिसको हम शुरू करने जा रहे हैं वो आईवी इन्फ्यूजन है, वो इस तरह से होगी। अब इस आईवी इन्फ्यूजन में हमारे पास जो बेसिक वे है, उनमें असम्पशंस हमारी सेम हैं। जैसे यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो होगा dx/dt = q - kx। पहले हम तीनों इक्वेशंस की सिमिलैरिटी की बात करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर हम जब इसको आईवी इन्फ्यूजन पे फोकस करेंगे तो हमें सारी बातें वही होंगी जो हमने पहले सीखी हैं, लेकिन हम उसमें हमारी लर्निंग जो है वो अल्टीमेटली आईवी इन्फ्यूजन के साथ हो जाएगी। इसमें हमारे पास अगर पहले वाली की बात करें तो यहाँ हमने चार चीजों को अज्यूम किया था। पहला हमने ये अज्यूम किया था कि ये इक्वेशन ठीक है कब, जब हमारे पास चार असम्पशंस है। क्या? ड्रग जो है वो हम कैसे दे रहे हैं? आईवी इंजेक्शन की फॉर्म में। ड्रग फॉलो कर रही है क्या चीज? वन कंपार्टमेंट मॉडल। ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, और इसके साथ साथ हमने चौथी ये बात की थी कि ड्रग की जो क्लियरेंस है वो सिंपल रीनल क्लियरेंस है। इन फोर असम्पशन की बेस पे हमने इस इक्वेशन को राइट किया था फर्स्ट में, जब हमने इस काइनेटिक्स को स्टार्ट किया आईवी इंजेक्शंस के लिए। यहाँ पर भी हमारे पास फोर असम्पशन सेम थी। वो ड्रग वन कंपार्टमेंट को फॉलो करेगी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इन्वॉल्व होगा, और इसके साथ एलिमिनेशन जो है वो थ्रू रीनल क्लियरेंस होगी, और मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। यहाँ पर भी चार ही असम्पशन थी, लेकिन यहाँ असम्पशन एक कम है। कौन सी कम होगी? फर्स्ट ऑर्डर वाली असम्पशन यहाँ नहीं होगी। यहाँ पर सिर्फ आपके पास जो है वो ये इसमें दो रेट्स हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी जिक्र किया कि यहाँ पर सिर्फ एक ही रेट है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, यहाँ पर भी फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन यहाँ हम आके बोल रहे हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, ये बल्कि जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का कॉम्बिनेशन है। इसलिए कि जो इसमें जो ड्रग का जो इन्फ्यूजन है वो आपके पास जो है वो जीरो ऑर्डर से है, और जो एलिमिनेशन है वो आपका फर्स्ट ऑर्डर से। इस इक्वेशन को हमने फिर फर्दर मूव किया था, हमने इसका इंटीग्रेशन अप्लाई किया। इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद हमने इस इक्वेशन को x = x0 e - kt कर दिया था। कितने लोगों को ये बात याद है कि ऐसा था? सिंपल सा हमने कन्वर्जन की थी, इंटीग्रेशन लिया था। इंटीग्रेशन लेने से क्या बन गया था? ये ln x = ln x0 - kt। और इसको जब हमने सॉल्व किया था, ये अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है कि हाउ कैन वी कन्वर्ट ln x0 = x0 ln x0 - kt को x = x0 e - kt। अच्छा, इसको थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया था। इसे अगर हमने वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन
डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा Cp, तो Cp इज इक्वल टू Cp नॉट E माइनस Kt। बिल्कुल ये बात भी आप लोगों को जब ये चैप्टर हमने किया था इसमें हमने कवर किया कि Cp इज इक्वल टू Cp नॉट E माइनस Kt। इस इक्वेशन में हम लोगों ने कंप्लीट इस इक्वेशन का यूज भी देखा था। क्या था कि हम क्या मेजर कर सकते हैं Cp इज इक्वल टू Cp नॉट E माइनस Kt से किसी भी टाइम पे ड्रग की जो बॉडी में जो कंसंट्रेशन है उसे हम मेजर कर सकते हैं। तो जब हम ड्रग की कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं तो हमारे पास जो पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं वो इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है और टी जो है वो टाइम है जिस टाइम पे हम ड्रग की कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। तो मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ये कैसे मूव होगी, ये सिंपल ही हो जाएगा Cp इज इक्वल टू, बल्कि x से एग्जामिन करते हैं, x इज इक्वल टू f x नॉट Ka माइनस K E माइनस Kt माइनस E माइनस Kat। ये हमारे पास फार्मूला था जब हमने ऑरल की बात की। फार्मूला x मींस उसमें हमारे पास सिंपल अमाउंट अगर ड्रग की मेजर करनी है तो हमें जो चीज रिक्वायर्ड है, अब एक इसमें एक फैक्टर ऐड हुआ था f। क्या है f? बायोअवेलेबिलिटी। और इस f को हम क्या कंसीडर करते हैं? यूजुअली 1 कंसीडर करते हैं। और x नॉट क्या हुआ? इनिशियल डोज हुआ। और यहाँ पर Ka क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट। और K क्या हुआ? एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन में अगर आप इसे भी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी Cp इज इक्वल टू Fx नॉट ओवर V इंटू Ka माइनस K E माइनस Kt E माइनस Kat। ये हमारे पास सिंपल सी इक्वेशन थी जब हमने ऑरल की बात। रिमेंबर हम इसको क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम इसे आईवी इन्फ्यूजन को सीखने जा रहे हैं। और आईवी इन्फ्यूजन को सीखने के लिए हमारे पास जो बेसिक टूल है वो हम उसे कंपैरिजन में रीड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास जो आईवी इंजेक्शन में क्या प्रोसेस था, ऑरल में क्या है, और अब जब हमारे पास इन्फ्यूजन में क्या है। ये लास्ट में वैसे बोलेंगे, लास्ट में मैंने क्या बोला है, लास्ट में इन तीनों का कंपैरिजन बताएंगे, दोनों लास्ट वाले जी। अब दोनों उठ के बाहर चले जाएंगे। तो यहां बात कर रहे थे कि Cp इज इक्वल टू Cp नॉट E माइनस Kt, और ये सारा क्या हो जाएगा कि Cp इज इक्वल टू Fx नॉट V इंटू K माइनस K और E माइनस Kt और E माइनस Kat। ये हमारे पास जो है ये जो कंसंट्रेशन है प्लाज्मा की ऑरल के केस में। जब आप इसे सॉल्व करेंगे बिल्कुल इसको इंटीग्रेशन लेने के बाद यहां पर आपके पास Q ओवर K 1 माइनस Kt, और इसको भी अगर आप वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर दें तो Cp इज इक्वल टू Q ओवर Vk 1 माइनस Kt। अब हम इसलिए हमने इसे राइट किया कि हम थोड़ा फैक्टर्स की बात कर लें कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन जब हम मेजर करेंगे इन्फ्यूजन के केस में तो कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं, या जब हम प्लाज्मा कंसंट्रेशन अगर हम मेजर कर रहे हैं आईवी इंजेक्शन के केस में तो कौन कौन से फैक्टर इसमें इफेक्ट कर रहे हैं। यहां पर हमने कहा था इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट और टाइम, बायोअवेलेबिलिटी, हमारा डोज ऑफ द ड्रग, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट और टाइम टी। इधर इसकी बात करते हैं जो हमारा चैप्टर कंसर्न है। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन के केस में जब आप आईवी इन्फ्यूजन की बात करेंगे तो आपके पास इन्फ्यूजन रेट, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और टाइम, ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे हम किसी भी इन्फ्यूजन में ड्रग की कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें कहा जाए कि ड्रग की जो हाफ लाइफ अगर हमें पता हो तो उससे हम एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं, यानी इस के को वहां सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 0.693 ओवर जो टी हाफ से, और जो 0.693 ओवर टी हाफ मल्टीप्लाई बाय वो टाइम, इस सारे को सॉल्व किया जाए और उसे जो है वो Q ओवर वी के से मल्टीप्लाई कर दें, तब आपके पास उस पर्टिकुलर टाइम पे कंसंट्रेशन फाइंड होगी। रिमेंबर इन्फ्यूजन के केस में हम दो तरह की कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे। एक वो कंसंट्रेशन जब इन्फ्यूज
कर रहे हैं और ड्यूरिंग द इन्फ्यूजन आप उसकी कंसंट्रेशन को मेजर कर रहे हैं, तब आपके पास फॉर्मूला है Cp इज इक्वल टू Q/V के 1 माइनस E माइनस KT। लेकिन अगर इसी ग्राफ में आपने इन्फ्यूजन को रोक दिया तो ये ग्राफ जो है वो डिक्लाइन की तरफ आएगा और ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे एक इंजेक्शन। अच्छा, वो इंजेक्शन के ग्राफ बन जाएगा। मैंने ये भी लास्ट में हमने बात की थी कि ये जो ग्राफ हमने बनाया वो सेमी-लॉग के लिए, उसके लिए रेक्टिलिनियर के लिए बनाया, और सेमी-लॉग के लिए अगर बनाएंगे इसी ग्राफ की शेप स्ट्रेट लाइन बनेगी। और अगर हम इसको इस वाले एरिया को थोड़ी देर के लिए ना सोचें तो ये वाला एरिया जो जस्ट लाइक इल्यूमिनेशन हो जाएगा। और यहाँ पर जो फार्मूला यूज होगा वो आपके पास फार्मूला यूज होगा Cp इज इक्वल टू Cp नॉट E माइनस KT। तो हमारी दो डिफरेंट डिस्कशन रहेंगी कि एक वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन जब इन्फ्यूज किया जा रहा है, इन्फ्यूजन जो है वो पेशेंट को दी गई है, अब उससे आपको कहा जा रहा है कि अब इसकी कंसंट्रेशन को मेजर करें। रिमेंबर, स्टार्ट में ही कंसंट्रेशन मेजर नहीं की जा सकेगी। रीजन, क्योंकि आपके पास जो एलिमिनेशन है वो बिल्कुल मिनिमम है, ना होने के बराबर। लेकिन जैसे जैसे स्टार्ट में आपके पास सिंपल एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन रेट 0, देन एलिमिनेशन रेट स्टार्ट होगा और एब्जॉर्प्शन रेट भी, उसके साथ इन्फ्यूजन रेट है वो भी साथ साथ, और ये दोनों जब पैरेलल हो जाएंगे तो इसकी स्टेडी स्टेट, और स्टेडी स्टेट के बाद जब इसे आप स्टॉप करेंगे तो तब आपके पास उसका डिक्लाइन वाला प्रोसेस आएगा। तो इस प्रोसेस में आपके पास जो फैक्टर्स हैं वो Q/V के इंटू 1 माइनस E माइनस KT, इससे हम फाइंड करेंगे। लिहाजा हमें इस सारे को याद रखने के लिए हमें कंपैरिजन में याद रखना ये हमारे लिए सिंपलेस्ट वे हो सकता है। और इसमें हमें अगर कहा जाता है कि एक ड्रग है, उसकी हाफ लाइफ जो है वो 0.6 आवर है, और आप जो है उसका हमें मेजर करना है इन्फ्यूजन, और हमें इन्फ्यूजन रेट बता दिया गया है। आप लोगों को पहले भी क्लास में बताया कि जो इन्फ्यूजन रेट है इसे कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, क्या है इन्फ्यूजन रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। इसके लिए हमें दो चीजें चाहिए, कौन कौन सी? एक हमें फ्लो रेट चाहिए और उसके साथ हमें कंसंट्रेशन चाहिए। फ्लो रेट को अगर आप कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इन्फ्यूजन रेट है। अब फ्लो रेट किसका? फ्लो रेट होगा आपका वो वॉल्यूम जिसे आप इन्फ्यूज करा रहे हैं किसी पेशेंट को, किस वॉल्यूम को कितने टाइम पे फ्लो करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अज्यूम करते हैं कि मैंने उसे पेशेंट को जो है 1 ml वर्क जो है वो पर 30 सेकेंड टू 5 ml पर मिनट। अब ये ml पर मिनट ये फ्लो रेट है, फ्लो रेट। लेकिन इन्फ्यूजन रेट जो है फ्लो रेट से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इन्फ्यूजन रेट के यूनिट्स और फ्लो रेट के यूनिट्स भी डिफरेंट हैं। कंसंट्रेशन वो है जो इन्फ्यूजन की अपनी कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल हम बात करें अगर फ्लैजेल की, और 500 मिलीग्राम पर 100 ml है। अब 500 मिलीग्राम पर 100 ml ये इसकी कंसंट्रेशन है, और उसका इन्फ्यूजन रेट तब हम सेट करेंगे जब हम उसके फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर दें। और फ्लो रेट हुआ जो कि हमने एडजस्ट किया, तो फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू इन्फ्यूजन रेट। अब इन्फ्यूजन रेट के यूनिट्स क्या होंगे? क्या यूनिट होंगे जी? mg पर आवर, mg पर मिनट मींस अमाउंट, मिलीग्राम, ग्राम, नैनोग्राम, माइक्रोग्राम पर टाइम, मिनट्स, सेकेंड्स, आवर्स, ये सब जो है इसके रेशियो में रहेगा। और रीजन क्या है, यहाँ पे है फ्लो रेट फॉर एग्जांपल ml पर मिनट में है और कंसंट्रेशन माइक्रोग्राम पर ml में है। तो ml से कैंसिल, ये बन गया माइक्रोग्राम पर मिनट इन्फ्यूजन रेट। तो हमें जब इन्फ्यूजन की हमने बात करनी है तो हमने सबसे पहला जो हमारा जो जरूरी जो काम रहेगा वो इन्फ्यूजन रेट कैलकुलेट करना होगा। अब इन्फ्यूजन रेट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज रही वो हमारे पास उस इन्फ्यूजन का लेवल है। फॉर एग्जांपल आप यूज कर रहे हैं 5% डेक्सट्रोज, इट मींस 5 ग्राम इन 100 ml। अब 5 ग्राम इन 100 ml है और आपने पेशेंट को इन्फ्यूज कराया है 10 ml पर मिनट, तो इन्फ्यूजन रेट क्या होगा? निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं? करके देखिए। आप जो है वो 5% डेक्सट्रोज पेशेंट को इन्फ्यूज करना चाहते हैं और आपका जो फ्लो रेट है वो आपने रखा है 5 ml पर मिनट, तो क्या हमें कितनी देर में हमारे पास जो इन्फ्यूजन रेट हमारा क्या होगा? तो सिंपल इसमें हमें पहले कंसंट्रेशन को देखना होगा, कितनी कंसंट्रेशन है, और फिर उसे
फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करना होगा, उससे जो हमारे पास जो आंसर आएगा उस आंसर को हम बोलेंगे ये इन्फ्यूजन रेट है। कितना आया है? ओके जी, इन्फ्यूजन रेट हमारे पास कंसंट्रेशन है 5000 मिलीग्राम पर 100 ml, 5 ग्राम पर 100 ml, और एंड मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं हम 5 ml पर मिनट। अब सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ट्राई करेंगे कि यूनिट्स हमारे ऑलमोस्ट जिसको हमने कैंसिल करना है वो सेम हो। मींस ml को कैंसिल करना है, लिहाजा दोनों को मैंने ml में राइट कर दिया। अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो ये 5 और ये 20 रह गया, ये एक और 0 और ये क्या हो गया 250 हो गया, 250, और ये बन गया आपका ml, फिर ml से कैंसिल हुआ तो 250 मिलीग्राम पर मिनट, ये आया था आंसर 250 मिलीग्राम पर मिनट। ये इन्फ्यूजन रेट है कि इस रेट से ड्रग को या इस डेक्सट्रोज सॉल्यूशन को आप इन्फ्यूज करा रहे हैं। अच्छा, मार्केट में अवेलेबल है नॉर्मल सलाइन, कितने परसेंट सोडियम क्लोराइड है जी? कितने में? 0.9% सोडियम क्लोराइड। 0.9% मींस 0.9 ग्राम इन 100 ml। अब अगर हमें यही इसी फ्लो से अगर हमें इन्फ्यूज करवाना होता 5 ml पर मिनट, हमने इन्फ्यूज कराया इसको नॉर्मल सलाइन को, तो हमारा इन्फ्यूजन रेट क्या था? बिल्कुल सिंपल, हम यहाँ कह रहे हैं कि 900 मिलीग्राम पर 100 ml। ये कंपोजिशन है किसकी? नॉर्मल सलाइन की, क्योंकि हमने बोला है 0.9 ग्राम इन 100 ml विच इज इक्वल टू 900 मिलीग्राम पर 100 ml। हम इसे इन्फ्यूज कराना चाह रहे हैं इसे 10 ml पर मिनट। 10 ml पर मिनट के लिए अगर आप इसे इन्फ्यूज कराना चाह रहे हैं तो 10 से कैंसिल और ये 0 कैंसिल, तो ये 90 मिलीग्राम पर मिनट आप इन्फ्यूज करा रहे हैं नॉर्मल सलाइन को, ये इसका इन्फ्यूजन रेट है। तो सबसे पहला हमारा टारगेट इन्फ्यूजन रेट को कैलकुलेट करना, और इन्फ्यूजन रेट को कैलकुलेट हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास लेवल होगा। अब उस लेवल में फॉर एग्जांपल अगर हम ये अज्यूम कर लें कि ये हमने साथ नॉर्मल सलाइन यूज किया है और उसके साथ एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी ऐड हो गया, और जब उसके अंदर एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी ऐड किया है तो अब उसका वॉल्यूम, उसमें कितना कंसंट्रेशन आ गई। फॉर एग्जांपल आपने 500 मिलीग्राम अमॉक्सिसिलिन था, वो आपने 900 आपका 100 ml जो नॉर्मल सलाइन है उसमें मिक्स किया और आप उसे इन्फ्यूज करवाने जा रहे हैं। अब उसका इन्फ्यूजन रेट कैसे कैलकुलेट होगा? बिल्कुल सिंपल हो गया कि 5 ml आपने उसमें जब ऐड करेंगे 100 ml में, तो वॉल्यूम कितना हो गया? 105 ml। तो आपके पास जो पहले से 500 मिलीग्राम पर 5 ml था वो हो गया 500 मिलीग्राम इन 105 ml। अब आपके पास ये कंसंट्रेशन हो गई, कितने फ्लो से आप उसे जो इन्फ्यूज करा रहे हैं उसे उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इन्फ्यूजन रेट आ जाएगा। तो ये हमारे बेसिक्स में शामिल है कि सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? इन्फ्यूजन रेट को कैलकुलेट करना है इन्फ्यूजन के केस में। जब हम इन्फ्यूजन रेट को कैलकुलेट कर लेंगे तब हम अज्यूम करेंगे कि ठीक है जी, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या उसका वो कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन में है या नहीं है। फिर हमारा अगला स्टेप शुरू होगा जिसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट को अचीव करना, यानी इन्फ्यूजन रेट में सबसे इन्फ्यूजन में हमें ये अज्यूम करना कि हमारे पास जो है वो बॉडी में ड्रग जो है वो स्टेडी स्टेट को अप्रोच कर गई है। इस कंडीशन को फल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि स्टेडी स्टेट है क्या। स्टेडी स्टेट मींस जब आपने शुरू में बोला कि हमारे पास सिंपल इन्फ्यूजन रेट है और एलिमिनेशन रेट नहीं है, और ये शुरू साथ साथ जो है जैसे इन्फ्यूजन रेट बढ़ना शुरू हुआ एलिमिनेशन रेट भी स्टार्ट हुआ, और एलिमिनेशन रेट और इन्फ्यूजन रेट दोनों इकट्ठे हुए और ये एक ऐसी स्टेज पे पहुंचे जहां पर हम अज्यूम कर सकते हैं
कि जिस रेट से ड्रग इन्फ्यूज हो रही है उसी रेट से ड्रग इलिमिनेट भी हो रही है। तो इलिमिनेशन रेट और इन्फ्यूजन रेट जिस लेवल पर एक हो जाएंगे, यानी एक जैसे हो जाएंगे, वहाँ हम बोलेंगे कि ये जो स्टेज है ये स्टेज स्टेडी स्टेट है। इसमें ड्रग की जो कंसंट्रेशन है प्लाज्मा में वो एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन है, और हमारा जो टारगेट रहता है वो इसी CPSS या स्टेडी स्टेट को ही कैलकुलेट करना रहता है। इस वजह से इस स्टेडी स्टेट को ऑब्टेन करने के लिए हम इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, जिसे हमने पहला सिंपल जो CP की इक्वेशन लिखा था उसको हम थोड़ा सा रीड करते हैं कि किस तरह से हम स्टेडी स्टेट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसे फिर हम किस तरह से मेंटेन करते हैं और उसका हाफ लाइफ से क्या ताल्लुक है और उसे किस तरह से हमें अंदाजा होगा कि कितनी देर बाद कोई इन्फ्यूजन जो है वो स्टेडी स्टेट पे होगी या नहीं होगी, स्टेडी स्टेट के कौन से पोर्शन पे जो है वो कितने टाइम पे होगी, ये हमारे अगले सेगमेंट का पार्ट रहेगा। इसमें हमारे पास पहला फार्मूला जो भी आप लोगों से राइट किया वो था CP = Q/VK 1 - KT। इसी फार्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। स्टेडी स्टेट ये है कि हमने ये अज्यूम किया कि ये शुरू में कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है, इसकी ज्यादा है, इन्फ्यूजन रेट की, इलिमिनेशन रेट की कम है, और कब जाके ये दोनों इक्वल हो जाएंगे हम अज्यूम करते हैं कि वो टाइम इन्फिनिटी होगा। जब वो टाइम इन्फिनिटी होगा तो ये CP जो है ये क्या हो गया CPSS और Q/VK, इसको अगर हम 1 - K और इन्फिनिटी, टाइम की जगह मैंने क्या राइट कर दिया इन्फिनिटी, तो ये जो इन्फिनिटी वाला सारा सेगमेंट है क्या हो जाएगा, जिसकी पावर इन्फिनिटी हो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास CPSS = Q/VK 1 - 0 और CPSS = Q/KB और VK, ये हमारे पास CPSS कैलकुलेट होगा। रिमेंबर CP से भी ज्यादा सिंपल हो गया, वो E - KT वाला सेगमेंट ही खत्म हो गया। सिंपल अगर आपको क्या चाहिए, अब कोई कहे कि हमें इन्फ्यूजन के केस में CPSS मेजर करना है तो कौन कौन से फैक्टर्स रिक्वायर्ड हैं, तीन चीजें रिक्वायर्ड हैं, कौन सी, इन्फ्यूजन रेट दूसरा, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन तीसरा, इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। अच्छा मैं कहूँ यहाँ पे एक और भी हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अगर हम ये KV को देखें, ये भी तो हमने ये देखा था KVD क्या था क्लियरेंस, तो ये बन गया Q/क्लियरेंस = CPSS। ये एक और सेगमेंट में हम चले गए कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन एट स्टेडी स्टेट विल डिपेंड ऑन द क्लियरेंस डायरेक्टली इनवर्सली, प्लाज्मा कंसंट्रेशन विल डिपेंड ऑन द इन्फ्यूजन रेट डायरेक्टली इनवर्सली, plasma concentration at steady state will depend on the flow rate directly inversely, क्योंकि यहाँ पर हमने खुद तो कहा कि ये फ्लो रेट और कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन है और ये क्लियरेंस है। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ इस सारी इक्वेशन को लिखने का पर्पज ये है कि अगर ये नोट आता है कि राइट नोट ऑन द फैक्टर इफेक्टिंग ऑन स्टेडी स्टेट concentration in case of IV infusion, our answer is there are so many factors, among them Q, infusion rate, directly proportional, elimination rate, inversely proportional, volume distribution, inversely proportional, half-life, directly proportional, reason 0.693 over T half, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर इसे भी ऊपर, तो ये आ जाएगा कि हमारे पास इस इक्वेशन को हम यूं भी लिख सकते हैं 0.693 और Q/T half into V। क्यों जी K की जगह पे क्या राइट किया आपने T half over 0.693 over T half और ये आ गया 0.693 और T half, बिल्कुल ठीक है। तो T half आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसे अगर हम यहाँ आते हैं क्लियरेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फ्लो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देन अगेन वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन और T half, ये सब का रिलेशन हम बता सकते हैं और इसे हम प्रूव कर सकते हैं। और अच्छा अगर ये क्वेश्चन हो जी सर, हम अज्यूम करें जीरो ऑर्डर को फॉलो करेंगे जी तो हम फार्मूला में 0.693
एलिमिनेशन की जगह पुट कर रहे हैं। के हमने कहा एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है, हम क्यू की जगह पर नहीं राइट कर रहे, क्यू को हम कुछ नहीं कह रहे, क्यू इन्फ्यूजन रेट ही जीरो ऑर्डर है। के हमने स्टार्ट में बोल दिया था कि ये फर्स्ट ऑर्डर का है, तो जो के यानी इसमें यही तो थोड़ा सा ट्रिकी ये है कि इसमें दो ऑर्डर्स की हम बात बेयक वक्त कर रहे हैं कि इन्फ्यूज हो रहा है जीरो ऑर्डर से लेकिन एलिमिनेट हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर से, तो हम तो के पे मॉडिफिकेशन ला रहे हैं। तो के के जो के वाले जो फार्मूलात हैं यानी एलिमिनेशन के करीब जो फार्मूलात हैं, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के, तो वो फर्स्ट ऑर्डर के ही अप्लाई होंगे 0.693 ओवर के वाला या टी हाफ वाला। तो इसमें हमारे पास जो है ये कुछ फैक्टर्स हैं, और अगर हम इसके यूनिट्स बनाएं, अब इन सबसे एक दो यूनिट्स कैलकुलेट करके देखें, आप हैरान होंगे यूनिट्स सबका सेम आता है कि डिफरेंट आता है। आपने कहा सेम आता है लेकिन करके देख लेते हैं कैसे। इन्फ्यूजन रेट मिलीग्राम पर मिनट, क्लियरेंस पर मिनट, वॉल्यूम ml, मिनट कैंसिल, मिलीग्राम पर ml या मिलीग्राम पर लीटर, यही था कंसंट्रेशन का यूनिट। मिलीग्राम पर ml, मिलीग्राम पर मिनट, क्लियरेंस इज यूनिट क्लियरेंस के ml per minute. The plasma which is getting cleared from the drug is called in unit time is called clearance. प्लाज्मा का वो वॉल्यूम जो एक स्पेसिफिक टाइम में ड्रग से फ्री हो रहा है, क्लियरेंस है। तो यहाँ पर ml पर मिनट, मिलीग्राम पर मिनट, मिनट से कैंसिल, मिलीग्राम पर ml कंसंट्रेशन का यूनिट, फ्लो रेट, और ये दोनों का मिला के वही वाली कंडीशन। यहाँ पर फिर इसको सॉल्व करेंगे, तब इसको सॉल्व करके देख लें। टी हाफ क्या यूनिट है, और इन्फ्यूजन रेट मिलीग्राम पर मिनट, टी आर को मिनट में कर लेते हैं, टी आर इन मिनट्स, मिलीग्राम पर मिनट डिवाइडेड बाय ml, मिनट कैंसिल, मिलीग्राम पर ml। तो हम जिस भी फार्मूला को यूज करें वहां पर हमारे पास जो CPSS के जो यूनिट्स हैं वो मिलीग्राम पर लीटर, माइक्रोग्राम पर ml मींस अमाउंट और वॉल्यूम के यूनिट्स आएंगे। ये हमारा जो CPSS का कंसेप्ट हुआ कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन स्टेडी स्टेट पे कब आएगा। अब अगला क्वेश्चन ये कि ये हमें कब पता लगेगा कि ये वाकया ही CPSS जो अचीव हो गया कि नहीं हो गया, या किस टाइम पे कितना CPSS अचीव हुआ है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा। इसे हमें समझने के लिए कि जी हमें ये अज्यूम करना है कि हमें ड्रग जो है वो फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ड्रग की कंसंट्रेशन हमने मेजर की है 30 मिनट्स के बाद इन्फ्यूजन के, और अब हम ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि 30 मिनट्स के बाद स्टेडी स्टेट का कितना पोर्शन अचीव हो गया है, या स्टेडी स्टेट अचीव हो चुकी है, या फिर कुछ और। तो स्टेडी स्टेट अचीव करने के लिए हम एक रफली अगर हम बात कर लें तो हम अपने उस कंसेप्ट पे जाएंगे जहां हमने एलिमिनेशन की बात की थी। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने कहा था कि एक ड्रग कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाती है, या हम उसे अज्यूम करते हैं कि कंप्लीटली एलिमिनेट हो गई, कितने परसेंट पे, कितने परसेंट जब ड्रग एलिमिनेट हो जाती है तो हम कहते हैं कि जनाब ये ड्रग जो कंप्लीट एलिमिनेट है 95% पे। हमने कहा था कि 95% हमारा एक जो है वो चेक मार्क रहेगा कि 95% जब ड्रग बॉडी से एलिमिनेट हो गई तो हम इसे अज्यूम करते हैं कि ये ड्रग जो है वो कंप्लीटली एलिमिनेट है। अब 95% तक पहुंचने के लिए कितनी हाफ लाइफ रिक्वायर्ड है? 4.32 हाफ लाइफ रिक्वायर्ड है 90% तक एलिमिनेशन को पहुंचने के लिए। बिल्कुल इसको अब जरा अपने इस इन्फ्यूजन पे लाते हैं कि अब अगर हम ये अज्यूम कर लें कि कितनी हाफ लाइफ रिक्वायर्ड है कि 95% इन्फ्यूज हो जाए, इन्फ्यूजन के केस में कितना टाइम रिक्वायर्ड है कि 95% इन्फ्यूज हो जाए। हमारा आंसर होगा जी 4.32 हाफ लाइफ, यानी एक इन्फ्यूजन को 4.32 इंटू टी हाफ रिक्वायर्ड है स्टेडी स्टेट पे पहुंचने के लिए। मैं इसको इलेबोरेट करूंगा। 4.32 का मतलब ये हुआ कि अगर एक ड्रग की हाफ लाइफ है 2 आवर्स तो इसे कितना टाइम रिक्वायर्ड है? इसे रिक्वायर्ड है कि कम से कम 8.64 आवर्स कि ये स्टेडी स्टेट पे ड्रग जो है वो अप्रोच करे, क्योंकि 95% ड्रग जो है अब्जॉर्ब होगी। सेम केस में अगर एक ड्रग की हाफ लाइफ 30 मिनट्स है 0.5 आवर्स, व्हाट इट मींस देन 2.16 आवर्स रिक्वायर्ड है इसे कंप्लीट, इसको जो है वो स्टेडी स्टेट को शो करने के लिए। इसके लिए हमें जो है वो एक छोटा सा इसका एक रिलेशन के लिए मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने एक टेबल देखना है 10.1।
उस टेबल में आपके पास दो चीजों का रेशियो दिया हुआ है, एक है हमारे पास FSS और N, है ना ये टेबल, FSS और N, इसको समझ लें, FSS और कैपिटल N। FSS इज फ्रैक्शन ऑफ स्टेडी स्टेट, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा और समझना चाहिए। क्या जी? फ्रैक्शन ऑफ स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट का फ्रैक्शन, स्टेडी स्टेट का फ्रैक्शन वो कैसे ऑब्टेन होगा? वो आप Cp को CpSS से डिवाइड करेंगे। अच्छा, कितनी हाफ लाइफ पे T को T हाफ से डिवाइड करेंगे? T हाफ को, T को उस टाइम को T हाफ से डिवाइड, कि कितनी हाफ लाइफ होंगी, कितना पोर्शन होगा। पहली जो वैल्यू लिखी है उन्होंने वो लिखी है 0.10 और 0.15, ये लिखा हुआ है। ओके, इसको समझते हैं। ये वैल्यू आई कहां से है, फिर हम इसे खुद कैलकुलेट करके लाते हैं, फिर हम इसमें से मल्टीपल वैल्यूज निकाल सकते हैं। 0.15 मींस हाउ मेनी परसेंट? हाउ मेनी परसेंट? 0.15, 0.10 हाउ मेनी परसेंट? 10%। ये कहा जा रहा है कि 10% स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगी अगर हमारे पास हाफ लाइफ को अगर हम 0.15 से मल्टीप्लाई कर दें तो। बात समझ नहीं? यानी अगर एक हाफ लाइफ जो है उसका 0.15 टाइम गुजरा है और 15% टाइम गुजरा है, चलिए इस तरह ले लें, 15% अगर एक हाफ लाइफ का टाइम गुजरा है तो 10% स्टेडी स्टेट अचीव हो चुकी है। 15% अगर हाफ लाइफ का टाइम गुजरा है तो 10% स्टेडी स्टेट का 10% अचीव हो चुका। इस तरह बोल रहे हैं FSS क्या है? फ्रैक्शन स्टेडी स्टेट, फ्रैक्शन ऑफ स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट का फ्रैक्शन 10% अचीव हुआ जब आपने मल्टीप्लाई किया 0.15 को T हाफ से। स्टेडी स्टेट अचीव हो गई कब? जब आपके पास आपने इसे मल्टीप्लाई किया 4.32 से 0.95, जब आपने इसे, अच्छा 50 पे क्या आंसर आएगा? मैं अगर यहाँ 0.50 लिख दूं, 0.50 50%, 50% मींस कितना आप कह रहे हैं? 1 हाफ लाइफ। 50 पर यहाँ पे हमारा एक कंसेप्ट और चेंज हो रहा है कि अगर 50% की हम बात कर रहे हैं कि स्टेडी स्टेट का 50% अचीव हुआ, इट मींस हम ये अज्यूम करेंगे कि जब एक हाफ लाइफ पास हो गया, तो जब हम उसे बोल रहे हैं कि जनाब 95% अचीव हुआ तो ये हमारे पास 4.32 हाफ लाइफ। ऐसे ही अगर 99 की तरफ जाएंगे तो 6 पॉइंट समथिंग है। हम इस सारे को अब समझने के लिए अपने आप को क्लियर करते हैं कि ये जो वैल्यू बार बार लिख रहे हैं कि 0.95 इज इक्वल टू 4.32, ये आती कैसे है, फिर उसके बाद हम इसे कैसे अज्यूम करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो दो तरह के फार्मूला अभी तक हम बात कर चुके हैं, एक हम बात कर चुके हैं Cp और एक हम बात कर चुके हैं CpSS। दो वैल्यूज हैं हमारे पास, एक प्लाज्मा कंसंट्रेशन किसी भी टाइम पे और एक है CpSS, प्लाज्मा कंसंट्रेशन कब? जब स्टेडी स्टेट अचीव हो चुकी है। तो Cp का फार्मूला आप लोगों को याद है? Q ओवर Kv, आगे 1 माइनस E माइनस Kt, और CpSS का फार्मूला भी आपको पता है, Q ओवर K। मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं और इसे डिवाइड कर देता हूं। मैंने क्या किया है? प्लाज्मा कंसंट्रेशन एट टाइम t डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन एट स्टेडी स्टेट, Cp डिवाइडेड बाय CpSS। इसे जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये Q ओवर Kv ये खत्म हो जाएगा और ये बन जाएगा Cp ओवर CpSS इज इक्वल टू 1 माइनस Kt। ये Cp ओवर CpSS क्या है? FSS है, फ्रैक्शन है। बेसिकली हम किसी भी चीज का अगर हमें फ्रैक्शन निकालना हो, फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए कि आपके नंबर आए हैं बायोफॉर्म के सब्जेक्ट में 100 में से 60, तो कितना फ्रैक्शन है? आप कहेंगे जी 60/100 ही फ्रैक्शन है। अगर कहा जाए आपको मार्क्स आए 70, देन 70/100 टोटल, और जितने आपने ऑब्टेन किए टोटल डिनोमिनेटर पे और जो ऑब्टेन किए वो डिनोमिनेटर पे। अब यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि जनाब हमारे पास जो वैल्यू है जो Cp की, जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन की, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं CpSS पे। CpSS इज अ टारगेट, शुड बी 100%, Cp इज अ टाइम,
कंसंट्रेशन जो पर्टिकुलर टाइम पे होनी चाहिए, तो Cp ओवर Cpss क्या हो गया हमारे पास, प्लाज्मा कंसंट्रेशन की रेशियो हो गई जो Cpss के साथ जो अचीव हो सकती है। तो यहाँ पर हमने इस वाले फार्मूला को अगर हम थोड़ा और अच्छा इलेबोरेट करें, इस k का हमारे पास एक वैल्यू है, क्या चीज, 0.693 ओवर t हाफ। तो मैं अगर यहाँ पे इसको राइट करूँ 1 माइनस e माइनस 0.693 ओवर t हाफ इंटू t, और अगर t हाफ इंटू t को मैं अगर कैपिटल N बोल दूं तो ये इक्वेशन बनेगी FSS इज इक्वल टू 1 माइनस 0.693 कैपिटल N। यहां पर हम वैल्यूज अगर राइट करते जाएं टाइम की, हाफ लाइफ की, तब हम आराम से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे n को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। जब मैं इसको n को सेपरेट कर लूंगा, क्या कर मैं n को सेपरेट कर सकता हूँ यहाँ से, n को n इज इक्वल टू कर सकता हूँ, नहीं कर सकते, कर सकते हैं। सिंपल हमें क्या करना होगा, पहले 1 को इस तरफ ले आएंगे डिनोमिनेटर इसकी इक्वल टू के, ये बन जाएगा 1 FSS माइनस 1 माइनस 0.693 इंटू n, ओके, और इसे हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते बन जाएगा 1 माइनस FSS इज इक्वल टू e माइनस 0.693 कैपिटल N। और अगर आप इसका नेचुरल लॉग अप्लाई कर दें तो नेचुरल लॉग एक्सपोनेंशियल कैंसिल, ये बन जाएगा n इज इक्वल टू ln 1 माइनस FSS ओवर 0.693 माइनस n। नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व। जी जी, FSS -1 था, लेकिन हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये माइनस हमने खत्म करना है। जब इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो 1 माइनस FSS हो जाएगा। तो 1 माइनस FSS मींस 1 माइनस फ्रैक्शन ऑफ स्टेडी स्टेट नेचुरल लॉग इज इक्वल टू उसको जो डिवाइडेड बाय 0.693 माइनस, और ये n फाइंड कर लिया। ये इस n ने हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कैसे, FSS फ्रैक्शन, मुझे को कहे कि मुझे ये बता दें कि कितनी हाफ लाइफ के बाद मेरी ड्रग जो है वो 5% स्टेडी स्टेट पे होगी, हम निकाल सकेंगे कैसे, 5% स्टेडी स्टेट अचीव कर चुकी होगी, कितनी हाफ लाइफ गुजरी होंगी, या कितनी हाफ लाइफ के बाद 5%, ये करेंगे कैलकुलेट। 5% steady state can be achieved after how many half lives, कितनी हाफ लाइफ के बाद। यहां पे FSS की जगह मैं क्या राइट करूंगा, 0.05, 1 माइनस 0.05, और जो आंसर आएगा उसका मैं लूंगा नेचुरल लॉग, उसे डिवाइड करूंगा माइनस 0.693 से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा जी 1 माइनस 0.05, क्या हुआ, क्या क्या 0.15 से ज्यादा है कि कम है, फिर देख लें 0.07, ओके। तो यहां पे मैं राइट करूंगा कि अगर मैं CPSS ले रहा हूं 0.05 और मुझे मिल रहा है 0.07 इसका आंसर, और अगर मैं ये ले लूं कि 10% स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगी कब, एग्जैक्टली 0.15 इस टेबल के अंदर राइट किया हुआ है कि जब 0.15 इंटू टी हाफ कर देंगे तो 10% अचीव हो जाएगा स्टेडी स्टेट। और अगर हम कहें कि 50% स्टेडी स्टेट अचीव हो गई, एग्जैक्टली 1 हाफ लाइफ के बाद। और वैसे देखें हाफ लाइफ का कंसेप्ट 50% ड्रग
इलिमिनेट हो जाए, टाइम, उस टाइम को हम बोलते हैं हाफ लाइफ। बिल्कुल सेम इसके वाइस वर्सा में 50% ड्रग इन्फ्यूज हो जाए तो इन्फ्यूजन हाफ लाइफ, एब्जॉर्प्शन हाफ लाइफ। तो ये 50% अगर अचीव हो जाए, 50% स्टेडी स्टेट का फ्रैक्शन ऑफ स्टेडी स्टेट अगर 50 है, यानी 50% स्टेडी स्टेट अचीव हुई है, वो फ्रैक्शन तब पॉसिबल हुआ है कि जब ड्रग की एक हाफ लाइफ पास हो गई है, एक हाफ लाइफ का टाइम उसका गुजर गया है। तो ऐसे ही क्या ख्याल, हम 70 का भी निकाल सकते हैं? क्या ख्याल है 70 का भी? इस टेबल को आप लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। 0.10 इज नथिंग, 0.50 ये हम इस पे बाउंड नहीं है। इस टेबल को हम स्टार्ट से ले लें 0.05, 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, बिल्कुल निकाला। मैं ये क्या बोल रहा हूँ, 5%, 10%, 20%, 30%, 50, 80, देन आखिर में 95 इज अवर टारगेट। तो 95 will be achieved at 4.32 into t half, 95% करके देख लेंगे। 95 में यहाँ मैं राइट कर दूँ 0.95, 1 minus 0.95, आंसर इज 0.05, नेचुरल लॉग minus 2.99 divided by minus 0.693, 4.32। तो 4.32 हाफ लाइफ रिक्वायर्ड हैं स्टेडी स्टेट को अचीव करने के लिए। फ्रैक्शन ऑफ स्टेडी स्टेट कितने परसेंट, कितनी हाफ लाइफ, ये इस टेबल का बेसिक थीम। कितनी फ्रैक्शन, कितनी हाफ लाइफ। अगर फ्रैक्शन 10% फ्रैक्शन ऑब्टेन किया तो अल्टीमेटली उसकी हाफ लाइफ जो है आपके पास 0.15 इंटू हाफ लाइफ। ऐसे ही आगे सारी वैल्यूज। इन सारे को समझने के लिए जब तक हम इसको प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे उस वक्त तक हम इसके समझ नहीं। इसको अगर आप एज्यूम करेंगे, अब हम पेशेंट के पास अगर खड़े और हम उसका इन्फ्यूजन को हम कैलकुलेट कर रहे हैं और हमें पता है कि इसके कंसंट्रेशन कितनी है इन्फ्यूजन में और हम उसमें क्या फ्लो रेट रख रहे हैं। अब उस फ्लो रेट को उस इन्फ्यूजन से कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करके उसका इन्फ्यूजन रेट और फिर उस इन्फ्यूजन रेट को यूज किया जाए स्टेडी स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि क्लियरेंस जो थी वो कांस्टेंट पैरामीटर, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग का कांस्टेंट पैरामीटर। तो के हाफ लाइफ से भी बात, हाफ लाइफ भी कांस्टेंट पैरामीटर। इस वजह से कुछ पैरामीटर्स कांस्टेंट, क्लियरेंस, हाफ लाइफ और वीडी। लेकिन अब उन जो कैलकुलेट करने वाली चीज थी वो क्यू था, तो क्यू ओवर क्लियरेंस, क्यू को जो इसका इन्फ्यूजन रेट हमने कैलकुलेट किया उसे ड्रग की क्लियरेंस से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए। जब डिवाइड करेंगे तब आपके पास जो आंसर आया है उसका CPSS है। अब इस CPSS को अचीव करना टारगेट है। इसे वैसे तो अगर आप नॉर्मल रेट पे चलाएंगे तो उसे हाफ लाइफ का 4.32 लग जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, खासकर इमरजेंसी के पेशेंट्स में उसे वेट करना कि जनाब आप वेट करें कि स्टेडी स्टेट अचीव करें तो उसका थेरेपेटिक इफेक्ट आए। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें आपको जो करना ये होगा कि अब आप उसमें एक और कंसेप्ट को पढ़ेंगे, दैट कंसेप्ट इज लोडिंग डोज। कि क्यों ना हम इसे लोडिंग के कंसेप्ट से इसकी कंसंट्रेशंस को बढ़ा दें, इस प्रोसेस को फास्ट कर दें। अब इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसका इन्फ्यूजन रेट एडजस्ट करें। ये वैगनर नेल्सन का मेथड है कि दो इन्फ्यूजन रेट यूज कर लें। एक इन्फ्यूजन रेट ये रखें कि शुरू में ज्यादा इन्फ्यूजन रखें, बाद में उसे मेंटेनेंस पे स्लो इन्फ्यूजन रेट कर दें। वैगनर नेल्सन का कंसेप्ट है, इसे हम आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे। एक कंसेप्ट ये है कि आप उस इन्फ्यूजन में कंसंट्रेशन को बढ़ा दें। अब कंसंट्रेशन तभी बढ़ सकती है कि आप उसके साथ इन्फ्यूजन के साथ एक इंजेक्शन ऐड कर दें, यानी आपके पास ये दोनों टर्म्स इकट्ठी हो जाए। कौन कौन सी? Cp is equal to Q over Kv 1 minus Kt plus Cp naught E minus Kt, यानी इसके साथ एक इंजेक्शन भी लें। तब क्या होगा? तब आप लोडिंग डोज की तरफ आपको बढ़ना आसान हो जाएगा। तो लोडिंग डोज अचीव की जा सकती है दो तरह से, इन्फ्यूजन रेट को मॉडिफाई करके और जो कंसंट्रेशन है उस कंसंट्रेशन को एक एक्स्ट्रा स्पोर्ट, एक इंजेक्शन के साथ देंगे। तो जब ये दोनों स्पोर्ट्स में आप इसको जब यूज कराएंगे तो तब आप इस कंसेप्ट को हम अज्यूम करेंगे कि ये लोडिंग डोज का कंसेप्ट है। लोडिंग डोज, तो लोडिंग डोज
को एडजस्ट करने के लिए उसमें भी हमारे पास जो फार्मूला रहेगा वो लोडिंग डोज का, उसे हम यहीं से ड्राइव करेंगे, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि ये जो कंसंट्रेशन है वो सीपीएसएस हो। इसे सीपीएसएस करने के लिए हमें फिर टाइम को इन्फिनिटी रखना होगा, और ये जो लोडिंग डोज है इसको डीएल ओवर वी, यानी इसका जो एक्स ओवर वी राइट करके इसको लोडिंग डोज ओवर वी से इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो डीएल और वी इंटू वीएसएस का सीपीएसएस का फार्मूला आएगा। उस फार्मूला से आपके पास सिंपल लोडिंग डोज का कंसेप्ट आता है। मैं सिर्फ जस्ट डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूं, डीएल ओवर वी इज इक्वल टू सीपीएसएस और लोडिंग डोज इज इक्वल टू सीपीएसएस इनटू वी। कि कितनी डोज लेनी है उसे उस वॉल्यूम ऑफ जो आपका प्लाज्मा कंसंट्रेशन आया है उसको आप वीडी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो लोडिंग डोज आ जाएगी। अब उस लोडिंग डोज को प्लान करना कि कितनी देर में इन्फ्यूज होगी, वो दोबारा फिर इन्फ्यूजन रेट पे बात आ जाएगी। इसको हम कंटिन्यू रखेंगे लोडिंग डोज को, इसके कंसेप्ट को। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर क्वेश्चन है तो शेयर करें। इंजेक्शन जो है वो इन्फ्यूजन में ऐड करेंगे या वो और अलग है? देखिए ये दोनों कंडीशंस हैं, अगर साथ अलग से देते हैं तब भी, अगर इन्फ्यूजन में ऐड करते हैं तब भी, वो आपके पास ओवरऑल अगर इन्फ्यूजन में ऐड करेंगे तो तब तो आपका वो इन्फ्यूजन का वॉल्यूम बन गया। जब वो इन्फ्यूजन का वॉल्यूम बन गया तो फिर आपके पास अलग से फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, वो आपके पास 1 माइनस क्यू अपना ई माइनस क्यू के टी वाले प्रोसेस में ले गए। लेकिन अगर आपने उसके साथ इंजेक्शन वैसे साथ आईवी इंजेक्शन के आईवी लाइन पास हुई है उसके साथ इंजेक्शन भी लगा दिया है, अब आपने उसके साथ जो है फिर आपका ये कंसेप्ट आ जाएगा कि इन दोनों को आपने कंबाइन करके पढ़ेंगे, उसको अलग और उसको अलग करके दोनों को लेके चलेंगे। और इसके अलावा स्टेडी स्टेट जो है वो तो उसी सूरत में है कि जब हमारा वो इन्फ्यूजन भी हो रही है एलिमिनेशन भी हो रही है। अगर हम इन्फ्यूजन रोक दें तो होगी इन्फ्यूजन डेफिनेटली अगर हम रोकेंगे तो स्टेडी स्टेट का कंसेप्ट नहीं है। यानी इसको यूं देख लें कि जब आपने 1 कंपार्टमेंट पढ़ा था आईवी इंजेक्शन, उसमें कोई वर्ड हमने स्टेडी स्टेट यूज नहीं किया था। एक हाईएस्ट डोज थी, उसके बाद एलिमिनेशन होना शुरू हो गई थी। ऑरल के केस में भी स्टेडी स्टेट नहीं था, उसमें सिर्फ सी मैक्स था कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन अचीव हुई, उसके बाद भी डिक्लाइन हुआ। तो सीपीएसएस मल्टीपल डोजिंग में आता है अमूमन। जो आपके पास स्टेडी स्टेट है वो ऑरल इंजेक्शन, ऑरल टैबलेट और आईवी इंजेक्शन में मल्टीपल इंजेक्शन या मल्टीपल टैबलेट्स के बाद अचीव होता है, 2 और 3 4 5 जितना भी रिक्वायर्ड होता है। लेकिन यहाँ पे इन्फ्यूजन के केस में आपको एक ही, क्योंकि आपका टारगेट ही यही है कि बॉडी में जो थेरेप्यूटिक लेवल है ड्रग का वो मेंटेन रहे, और मेंटेन रहना ही स्टेडी स्टेट है। इसलिए जो आपका जो ये पॉजिटिव एज है इसको, इस डोजेज फॉर्म को एज कम्पेयर टू इंजेक्शन, एज कम्पेयर टू टैबलेट, कि यहाँ पर आपके पास जो स्टेडी स्टेट है वो सिंगल डोज के साथ आप अचीव कर रहे हैं, जबकि ऑरल और टैबलेट में आप उसको अज्यूम नहीं करते हैं। हाँ, अगर करते भी हैं तो डेफिनेटली उसको फिर बाद में मेंटेनेंस डोज के साथ दोबारा देनी पड़ती है ताकि वो लोडिंग और मेंटेनेंस, ये हमें आगे चल के चैप्टर पढ़ना है। लोडिंग डोज का अपना मल्टीपल डोजिंग आईवी, मल्टीपल डोजिंग ऑरल, फिर उसको हमने इसमें डिटेल में देखेंगे कि कैसे सीपीएसएस कैसे अचीव होता है, कितनी डोज के बाद होता है, हम उसे कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे उसका अल्टरेशन है, वो सारी अगली बात। एग्जैक्टली एंटीबायोटिक थेरेपी में बिल्कुल ऐसे है। और जी इसके अलावा अच्छा गुड, और क्वेश्चन? डेफिनेटली उसके जो आपको कंसंट्रेशन, आप लोडिंग डोज में आपने पहले इसलिए कंसंट्रेशन दी है ताकि उसका पहले तो उसको आपने थेरेप्यूटिक लेवल तक ले गए, थेरेप्यूटिक लेवल के बाद आप आए उसके मेंटेनेंस पे। तो मेंटेनेंस के केस में आपने उसको जो थेरेप्यूटिक विंडो है उसके अंदर रहना पर्पज है, क्योंकि जो हमने स्टार्ट में देखा था कि मैंने आपको 4 डिफरेंट सेगमेंट्स बताए थे, सब थेरेप्यूटिक, पार्शली थेरेप्यूटिक, थेरेप्यूटिक, टॉक्सिक। तो पार्शली टॉक्सिक भी था, चले 5 हो गए। तो उन सब में जब जो हमारा टारगेट है वो थेरेप्यूटिक विंडो में, थेरेप्यूटिक रेंज में रहना है, उस रेंज में रखने के लिए फिर आपका स्टार्ट का आपका डोज जो स्टैट डोज जिसको आप बोलते हो ज़्यादा दी जाती है। उसके बाद फिर उसको मेंटेनेंस पे डाल देते हैं कि ठीक है उसी लेवल पे उसको मेंटेन रहे, क्योंकि स्टार्ट की डोज की अकोमुलेशन हो चुकी होती है और वो अकोमुलेशन जो सपोर्ट कर रही होती है मेंटेनेंस डोज को, और उस वजह से फिर वो उसी सेगमेंट में एग्जिस्ट करती है। अगर रेगुलर पेशेंट जो है वो ड्रग उसे जो है वो देते रहें इन्फ्यूजन में, इंजेक्शन में या टैबलेट में। और ठीक हो गया जनाब, इसको हमें अच्छा से याद रखना है। हम नेक्स्ट में लोडिंग डोज और उसमें दोनों कंसेप्ट